अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, हम डॉन न्यूज़पेपर का एडिटोरियल और ओपिनियन पेज में जो राइटर आपको बता रहा होता है वो भी एक्सप्लेन करते हैं, और इसके अलावा जो एनालिसिस होता है उस पे एक एनालिसिस भी बिल्ड किया जाता है। तमाम फैक्ट्स आपके आगे रखे जाते हैं ताकि जो चीज़ आप 2-3 घंटे में कवर करते हैं वो कम से कम 10-15 मिनट की वीडियो में वो चीज़ आप अचीव कर सकें, क्योंकि आजकल आपको पता है कि स्मार्ट स्टडी के थ्रू तैयारी की जाती है। सो एक स्मार्ट स्टडी के थ्रू ही आपको प्लेटफॉर्म के ज़रिए तैयारी करवाई जा रही है। सो दोस्तों, चलते हैं अपने ये आज हम 19 जून 2025 का जो एडिटोरियल और ओपिनियन पेज है उसको कवर करेंगे। दोस्तों, पहला हमारा टॉपिक है ब्रोइंग कैटास्ट्रोफी के नाम से एडिटोरियल का पहला आर्टिकल है। दोस्तों, ये ईरान और इसराइल कन्फ्लिक्ट के बारे में। आपको पता है कि इसराइल ने ईरान पर अटैक किया था। ये मेरे ख्याल में जुमे की सुबह का टाइम था जिस टाइम इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया, और ईरान की जो आर्मी चीफ था उसका उसे कत्ल कर दिया गया। इसके अलावा जो उसके 6 साइंटिस्ट थे वो मौके पे उन्हें मार दिया गया, और अब उनकी तादाद तकरीबन 9 हो गई है। सो इसका मतलब कि इसराइल ने बहुत यानी कि प्रिसाइज अटैक किया और वहाँ के लोगों को जो हाईली रैंकफुल पर्सन थे उनको निशाना बनाया। सो जवाब में इसराइल ने उसी दिन उसी रात को वापस अटैक किया इसराइल पे, उसके कई शहरों को निशाना बनाया। दोस्तों, ये जो जंग है ये अभी भी दोनों ममालिक के दरमियान जारी है, और इसके डी एस्केलेशन होने की अभी कोई भी साइंस नजर नहीं आते। ऐसा लगता है कि ये जंग अभी जारी रहेगी। सो दोस्तों, देखते हैं कि यूएस इन्वॉल्वमेंट क्या है इस कंफ्लिक्ट के अंदर। अमेरिका ने इस रीजन के अंदर अपने जंगी तैयारे और वेपन्स इस रीजन के अंदर भेजे हैं। दोस्तों, हो सकता है कि जिस तरह अमेरिका के बयान भी आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप का कि वो इस जंग का हिस्सा बन सकता है, हो सकता है कि वो अपनी तैयारी कर रहा हो कि कल को अगर उसे अटैक करना पड़े तो उसकी तैयारी मुकम्मल हो। सो ये भी एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से अमेरिका जो है वो इस रीजन के अंदर अपने जंगी तैयारे और हथियारों को यानी कि उसकी सप्लाई को कंटिन्यू रखे हुए हैं। दोस्तों, ट्रंप ने ये कहा है कि इसराइल को अनकंडीशनली सरेंडर करना पड़ेगा, और इसके अलावा उसने कहा आयतुल्ला खamenei जो है उसे भी यानी कि टारगेट किया जा सकता है, उसे भी मारा जा सकता है। और इसराइल का जो वजीर आजम नेतन्याहू है उसने तो ये बात बोली भी है कि अगर हम सुप्रीम लीडर को ईरान के सुप्रीम लीडर को मार देते हैं तो काफी हद तक हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकते हैं। तो इसका मतलब कि उन्हें भी आने वाले दिनों में निशाना बनाने की कोशिश की जा सकती है। सो दोस्तों, देखते हैं कि ईरान का ऑफिशियल रिस्पॉन्स क्या रहा है। जो अमेरिका ने ये कहा है कि ईरान जो है वो अनकंडीशनली सरेंडर कर दे, तो आयतुल्ला जो खेमेनाई था उसने ये बात बोली कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। उसने बोला कि कोई भी हम पर वो जंग या अमन यानी कि वॉर और पीस अगर फोर्स करने की कोशिश की जाएगी उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो इसका मतलब कि उन्होंने भी आगे से रेजिस्ट किया है। सो देखते हैं दोस्तों, रूट काजेज क्या है बेसिकली इसराइल और ईरान के दरमियान। ये बेसिकली दोस्तों एक बात याद रखिए कि इसी आर्टिकल के अंदर ये चीजें डिस्कस की जा रही हैं। कुछ एनालिसिस है जो मैं अपनी तरफ से भी बिल्ड कर रहा हूँ ताकि आपका जो टॉपिक है वो अच्छी तरह से कवर हो सके। दोस्तों, इस आपको पता है कि अमेरिका और ईरान के जब जुमे वाले दिन ये अटैक हुआ है और अतवार वाले दिन ओमान के अंदर अमेरिका और ईरान के न्यूक्लियर डील के ऊपर मुज़ाकरात होने थे। तो इसराइल ने क्या किया, जो उससे पहले यानी कि उस मुज़ाकरात से पहले ही ईरान पे अटैक कर दिया। सो दोस्तों, ये बेसिक वजह है कि जो नेतन्याहू था उसने इस प्रोसेस को भी जो एक न्यूक्लियर टॉक्स थी उसको भी खराब करने की कोशिश की है। सो देखते हैं इस पे ग्लोबल रिएक्शन क्या है। G7 जो कंट्रीज हैं दोस्तों, उन्होंने तो जो ईरान है उसको ब्लेम किया है कि ईरान जो है वो इंस्टेबिलिटी की वजह बन रही है। इसके अलावा जो दूसरे ममालिक हैं उन्होंने इसराइल को भी क्रिटिसाइज किया। इसराइल ने कहा कि मैंने इसलिए अटैक किया है क्योंकि अगर मैं ना अटैक करता तो ईरान मुझ पे अटैक कर देता। सो ये एक वजह बनाई। वजह बनाने के लिए तो दोस्तों आपको पता है कि दुनिया में कोई भी ऐसी चीज है जिसको आप वजह बना के आप मसला बना सकते हैं। सो ये एक वजह बना के यानी कि ईरान पे अटैक कर दिया गया। और इसराइल पे ये भी इल्जाम है कि उसने पैलेस्टाइन के अंदर भी जेनोसाइड किया, मतलब बहुत सारे फलस्तीन के लोगों को भी कत्ल किया है, शहीद किया है। सो दोस्तों, चलते हैं कि अब क्या करने की जरूरत है। सबसे पहले कि जो इसराइल का एग्रेशन है उसे स्टॉप होना चाहिए। कि इसराइल जिस तरह बार बार तेहरान पे जो कैपिटल है ईरान का उस पे जो बमबारी कर रहा है उससे वो मजीद एस्केलेट करने से रुक जाना चाहिए। फिर हो सकता है कि ये
ये जंग किसी जगह पे जाके डी एस्केलेट हो, यानी कि रुक सके। इसके अलावा दोस्तों अदरवाइज क्या होगा कि जो ये जंग है ये डिस्टेबलाइज कर देगी किसको, दुनिया के अमन को और इकोनॉमी को। क्योंकि दोस्तों जंग एक ऐसी चीज है कि जो भी बंदा बेशक अपनी गलती की वजह से ही जंग का आगाज करता है, तो जब जंग का आगाज करना तो आपके हाथ में होता है, उसकी इब्तदा तो आपके हाथ में होती है, लेकिन उसका इख्तिताम आपके हाथ में नहीं होता। आपको नहीं पता होता कि ये आने वाले दिनों में किस लेवल तक ये एस्केलेट कर जाएगी। इसलिए दोस्तों फिर जब ये जंग लगती है तो इसकी कीमत लाजमी अदा करनी पड़ती है। आपको पता है कोलेट्रल डैमेज होता है। इसके अलावा दोस्तों जो दुनिया का अमन है वो खराब होता है, कई लोग मारे जाते हैं, जो इकोनॉमी है वो सफ़र करती है, पेट्रोल की जो प्राइसेस है, एनर्जी प्राइसेस वो इंक्रीज हो जाती हैं, जो ट्रेड है वो इफेक्ट होती है। सो इस वजह से इकोनॉमी पर भी बहुत ज़्यादा मसला बनता है। सो ये ईरान ऑब्वियसली डिफेंड तो करेगा, वो सरेंडर तो किसी सूरत नहीं करेगा। सो देखते हैं कि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या करना चाहिए। अमेरिका कोशिश कर रहा है कि ईरान के अंदर रजीम चेंज आए, कि जो उनका सुप्रीम लीडर है इसको मारा जाए, नई हुकूमत आए। हो सकता है कि वो वेस्ट के मामले में अब उनके साथ अच्छे तल्लुकात रखे, जिस तरह 1979 में जो रेवोल्यूशन आया उससे पहले की जो हुकूमत ईरान की थी उसके वेस्ट के साथ अच्छे तल्लुकात थे। सो अमेरिका इसी तरह चाहता है कि नई हुकूमत आए जिनके साथ हमारे अच्छे तल्लुकात हो। सो एक तो अमेरिका को इस चीज़ से पीछे हटने की ज़रूरत है। दूसरा ये अमेरिका और यूएस को इसराइल को प्रेशराइज करने की ज़रूरत है कि वो मजीद बमबारी ना करे। तो दुनिया को चाहिए कि जंग जहाँ कहीं भी हो रही है उसे कंडेम लाजमी करें ताकि ये जंग रुक सके। सो दोस्तों चलते हैं आगे कि दूसरे अपने एडिटोरियल के दूसरे आर्टिकल पे, जो कि हमारा पेंशन क्राइसिस इन पाकिस्तान के नाम से। दोस्तों हमारा जो पेंशन की जो हम यानी कि प्राइस हुकूमत जो पेंशन की जो टोटल हमारी कॉस्ट है वो पाकिस्तान का जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है उससे ज़्यादा है। यानी कि हम डेवलपमेंट पे इतने स्कूल हॉस्पिटल्स सड़कों पे इतने पैसे नहीं लगा रहे हैं जितने हमें पेंशन पे देने पड़ते हैं। सो इस वजह से ये हमारा इकोनॉमिक सर्वाइवल इशू बन चुका है। ये किसने कहा है? ये फाइनेंस मिनिस्टर हमारे मोहम्मद औरंगजेब साहब, उन्होंने बताया हमें। सो न्यू पेंशन एक रिफॉर्म्स लाई गई थी जिसमें ये कहा गया था, उस रिफॉर्म्स के मुताबिक, उस स्कीम के मुताबिक, कि अब जो पेंशन का फंड होगा वो सिर्फ गवर्नमेंट नहीं बल्कि गवर्नमेंट और एम्प्लॉय दोनों मिलके वो फंड इकट्ठा करेंगे। और दूसरी चीज ये कि जो बंदा पहली जॉब करेगा उसे तो पेंशन मिलेगी, लेकिन अगर वो अपनी रिटायरमेंट के बाद दोबारा से फिर कोई नौकरी करता है, कोई जॉब करता है, तो फिर ना उसे सैलरी मिलेगी और ना ही उसे पेंशन मिलेगी। ये बेसिकली न्यू पेंशन रिफॉर्म लाई गई थी। लेकिन दोस्तों इसमें मसला ये है कि मिलिट्री को इसमें ऐड नहीं किया गया। मिलिट्री को अभी भी ओल्ड स्कीम के तहत ही उसको यानी कि डील किया जा रहा है। होता क्या है कि हमारी जो टोटल पेंशन है उसका 75% तो मिलिट्री यानी कि जो आर्मी के हमारे अफसर्स हैं या आर्मी में से जो लोग रिटायर होते हैं, हमारी टोटल 100% पेंशन का 75% तो उनके पास चला जाता है। सो अगर ये अभी भी पुरानी डील के मुताबिक, पुरानी यानी कि स्कीम के मुताबिक इनको डील किया जा रहा है, तो इसका मतलब अगर आप कोई नई स्कीम लेके भी अगर आए हैं, कि आपने कहा अगर कोई नया बंदा जॉब करेगा तो उसको हम यानी कि दोबारा से, अगर कोई कोई बंदा रिटायर होने के बाद जॉब करता है तो उसे ना सैलरी ना तनख्वाह मिलेगी। ये सिर्फ 25% के लिए, 75% के लिए तो फिर है ही नहीं। इसका मतलब कि वो जो इकोनॉमी पे बर्डन आया हुआ था वो बर्डन तो कम नहीं हो सकेगा। सो जो मिलिट्री जो रिफॉर्म्स है उसे हमने पोस्टपोन कर दिया। सो देखते हैं इसके अलावा मजीद हमारे पास दोस्तों क्या इश्यूज हैं। दोस्तों ये जो स्कीम लाई गई है ये सिर्फ नए एम्प्लॉयज के लिए है, यानी कि जो पहले हैं उनके लिए नहीं है। और जो 70+ हो चुके हैं, यानी कि रिटायरमेंट जिनकी हो गई है, उनके लिए अभी क्लियर नहीं किया गया फाइनेंस बिल में कि क्या उनके लिए टैक्स एग्जेम्पशन होगी। मतलब ये है कि टैक्स के अंदर अभी मजीद चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है। सो दोस्तों अपने एडिटोरियल के तीसरे आर्टिकल पर चलते हैं, जो कि है कराची अमंग अमंग वर्ल्ड्स वर्स्ट सिटीज के नाम से। दोस्तों हमारा दुनिया में 173 से 170 नंबर है, यानी कि अगर मैं रैंक की बात करूं 173 में से 170 नंबर पे हैं हम। अगर मैं स्कोर की बात करूं तो हमें 100 में से 42.7 यानी कि स्कोर दिया गया है। और ये आप देख सकते हैं ढाका, दमास्कस, ये यानी कि सिर्फ ये तीन जो शहर हैं ये हमसे ऊपर है। अदरवाइज हम ऑलमोस्ट टॉप ही कर रहे हैं नीचे से। तो दोस्तों कराची की जो पुअर परफॉर्मेंस है वो किन एरियाज में है? वो हेल्थ सेक्टर में है, एजुकेशन में है, कल्चर इन्वायरमेंट में है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, आपको पता है सिक्योरिटी के बहुत मसले हैं। इस वजह से कराची जो है उसको
170वें नंबर पे हम। सवाल यह है कि कराची में क्यों नहीं तरक्की हो पा रही, वाई कराची इज फेलिंग। दोस्तों वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसकी जो गवर्नेंस है उसका एक बहुत बड़ा मसला है। आप लोगों को साफ पीने का पानी नहीं अवेलेबल, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का मसला बहुत ज्यादा है। इसके अलावा दोस्तों वहाँ पे माफिया जो है वो कंट्रोल कर रहा है सिस्टम को। जिस तरह आप देखेंगे वाटर माफिया है। इसके अलावा करप्शन बहुत ज्यादा है कराची के अंदर। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कराची के अंदर है, तकरीबन 2 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं कराची के अंदर। सो पुअर सेफ्टी है वहाँ पे, जो रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी सही तरीके से नहीं होती, मतलब करप्शन की नजर हो जाती है। सो दोस्तों हम इवन के हमारी जो कराची है वो हमारी जीडीपी का 20 to 50% कंट्रीब्यूट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इकोनॉमी का एक किस्म का मरकज समझा जाता है कराची। इसके बावजूद आप देखें कि वहाँ पे डेवलपमेंट जो पॉलिसीज हैं उसको इग्नोर किया जा रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो पा रही। दोस्तों वहाँ पे डेवलपमेंट ना होने की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि वहाँ पे एमक्यूएम ज्यादा सीटें जीत जाती है या उसे जितवा दिया जाता है। तो उसका जो फॉर एग्जांपल जो सिंध हुकूमत है पीपल पार्टी की, वो फिर उनको पैसे नहीं देती। वो कहते हैं कि अगर हम इन्हें पैसे देंगे ये प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करवाएंगे तो फिर वहाँ की हुकूमत हमें तो पैसे, वहाँ के जो लोग होंगे वो हमें तो वोट्स नहीं देंगे। सो पॉलिटिक्स भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है कि कराची की जो डेवलपमेंट है वो रुकी हुई है। सोल्यूशन क्या है दोस्तों, हमें लोकल गवर्नमेंट्स को इम्प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि शहरों के अंदर लोकल गवर्नमेंट्स के जरिए ही आप तरक्की कर सकते हैं। लंदन का अपना लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। और दोस्तों हमें अर्बन पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, और जो रिसोर्सेज हैं वो फेयर होने चाहिए, फेयर रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिंध में आप ज़्यादा पैसे दे दें, सिंध के कुछ इलाके में लाड़काने में ज़्यादा पैसे लगा दें, कराची में पैसे ना लगाएं। ये काम नहीं होना चाहिए। दोस्तों अपने ओपिनियन के पहले आर्टिकल पे चलते हैं जो कि हमारे है क्लाइमेट इग्नोर्ड इन इकोनॉमिक सर्वे। दोस्तों क्लाइमेट सबसे बड़ा मसला पूरी दुनिया में बनता जा रहा है। अगर पाकिस्तान ने क्लाइमेट इश्यूज को कंट्रोल ना किया तो 2050 में तकरीबन हमारे जीडीपी का 20% हमें नुकसान हो चुका होगा। मतलब इतना नुकसान हमें फेस करना पड़ेगा। इससे बेहतर ये है कि हम जो क्लाइमेट चेंजेस हैं, जो टेम्परेचर बाई का बढ़ता जा रहा है, जो पोल्यूशन बढ़ती जा रही है, इसको किसी तरह से कंट्रोल करें। 2022 के अंदर फ्लड आया जिसकी वजह से $30 बिलियन का दोस्तों नुकसान हुआ है। तो इसका मतलब कि अगर क्लाइमेट चेंजेस आनी है तो उसकी वजह से फ्लड्स भी आने हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट भी होंगे, उसकी वजह से बारिशें ज़्यादा होंगी, उसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग होगी, ये सारे मसले हैं जिसकी वजह से एक 2022 के सिर्फ सैलाब में आप देखें $30 बिलियन हमारे लगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अगर मजीद इस तरह की सिचुएशन को आइंदा आने वाले दिनों में फेस करना पड़ता है तो मजीद पैसे लगेंगे हमारे। दोस्तों जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे दिया गया वहाँ पे क्लाइमेट सिर्फ उसका एक अलग से चैप्टर रखा गया, चैप्टर नंबर 17। उसमें सिर्फ क्लाइमेट इश्यूज को डिस्कस किया गया। इसके अलावा राइटर ये कहता है कि एग्रीकल्चर है, आपका एनर्जी का सेक्टर है, हेल्थ का सेक्टर है, वहाँ पे क्लाइमेट को मेंशन नहीं किया गया। राइटर का ये कहना है कि एग्रीकल्चर अगर है फॉर एग्जांपल, तो एग्रीकल्चर में अगर ग्रोथ नहीं हो सकी तो साथ उसमें आप क्लाइमेट की वजह को भी एक्सप्लेन करें कि क्लाइमेट मेजर वजह है, फ्लड्स आ जाते हैं, बारिशें ज्यादा हो जाती हैं, या ग्लोबल वार्मिंग ऐसी हो जाती है, जमीन की फर्टेलिटी खत्म हो जाती है, इस जमीन जो है वो एसिडिक हो जाती है जब एसिड रेन होती है। ये वजह बनती है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर हमारी सेक्टर जो है उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती। इसलिए राइटर कहता है कि आप हर सेक्टर सेक्टर में, वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, एनर्जी सेक्टर हो या हेल्थ सेक्टर हो, आप उसमें क्लाइमेट को लाजमी ऐड करें। सो हम सर्वे में ब्लेम किया गया स्टेट्स को कि इस वजह से हमारी जो यील्ड है उसकी ड्रॉप हुई है। अदरवाइज होना क्या चाहिए था, वो राइटर के मुताबिक क्लाइमेट एक मेजर इशू है, इसको भी डिस्कस साथ करना चाहिए था। सो दोस्तों बजट और ग्रीन जॉब ओवरसाइट के अंदर देखिएगा हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी पे फोकस इतना ज्यादा नहीं किया गया, और क्लाइमेट की वजह से हेल्थ रिस्क जो हमें क्रिएट हो रहे हैं उस पर भी बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया गया। और दोस्तों इसके अलावा देखें कि जब इन्वायरमेंट की वजह से इफेक्ट होता है तो हमारी ह्यूमन बींग्स की जॉब्स किस तरह इफेक्ट होती है उसको भी ज्यादा यानी कि डील नहीं किया गया। जिस तरह अभी हुकूमत ने ये चीज बोली थी कि जो पीक आवर्स होते हैं, जो 10 बजे से लेकर 4 बजे तक आप घरों में बैठे बाहर ना निकलें, तो बाहर नहीं निकलना तो इसका मतलब रोजगार का तो मसला होना है। तो इस तरह के मसलों को भी नहीं डील किया गया बजट के अंदर। सो रिकमेंडेशन कुछ और कुछ कंक्लूजन इसमें डिस्कस करेंगे इस स्लाइड के अंदर हम। दोस्तों एक तो यह है कि हर चैप्टर के अंदर क्लाइमेट सेक्शन को एक्सप्लेन करना चाहिए। एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों नहीं ग्रोथ की, उसके साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर क्यों नहीं ग्रोथ कर रहा है, उसमें क्या इश्यूज है, साथ क्लाइमेट चेंज को लाजमी उसके साथ डील किया जाए। हर 3 महीने के बाद हमें स्टैट दिए जाए ताकि आवाम को भी पता लगे
कि इस टाइम हम किस सिचुएशन में, करंट सिचुएशन हमारी क्या है, हमने किस तरह से इसे इम्प्रूव करना है। सो दोस्तों, इम्प्लीमेंटेशन लाजमी होनी चाहिए। पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंटेशन का सबसे बड़ा मसला होता है इसकी एक मॉनिटरिंग सिस्टम हमें डेवलप करने की इसकी लाजमी ज़रूरत है। हमें इमीडिएट रिएक्शन लेने की ज़रूरत है इससे पहले कि हमें देर हो जाए, ताकि बाद में बहुत ज़्यादा लॉस हो। सो दोस्तों, ये हमारा आज का टॉपिक था। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और इस तरह चाहते हैं आप रोज़ाना आपको ये न्यूज़ आर्टिकल मिल सके, तो दोस्तों मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।